Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Feroz Shah and I am going to discuss the discussion of Sunday test QCA 4th October 2020 और Sunday test की डिस्कशन कर रहा हूँ फिजिक्स के MCQs की। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो टेस्ट में दिया गया है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो टेस्ट में दिया गया है वो ये है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इज मेड 100%, व्हाट विल बी द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 में जो डेटा गिवन है वो ये है कि अगर हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी 100% कर दें, अगर हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी 100% कर दें तो ये बता दें कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर पे क्या असर पड़ेगा। ये आप तब मालूम कर सकोगे जब आपको दो इन्फॉर्मेशन हो। पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि 100% का मतलब क्या है और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि रिएक्टेंस का इक्वेशन क्या है। तो जनाब 100% का मतलब होता है कि हम इसको डबल कर देते हैं। जब हम किसी क्वांटिटी को डबल करें तो हम कहते हैं ये 100% हो गया। और रिएक्टेंस का जो इक्वेशन है वो है XL इज इक्वल टू ओमेगा L, वो है XL इज इक्वल टू ओमेगा L, देयरफॉर omega L can be replaced as 2 pi f into L. Equation implies that reactance is directly proportional to frequency. अगर रिएक्शन फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि जैसा वेरिएशन फ्रीक्वेंसी में आएगा बिल्कुल वैसा ही वेरिएशन रिएक्टेंस में आएगा। Now if frequency is made doubled, therefore the reactant will also become double. Hence, the correct answer is 2 times of XL or 2 times of X. Question number 1 में जो correct answer है वो option B है। Second question आप देखिएगा, question number 2, the dimensional analysis of 1 over epsilon naught mu naught under root is. Question number 2 में है कि आप हमें ये बताइएगा कि 1 over under root epsilon naught mu naught इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ द फैक्टर गिवन क्या होगा। दो स्टूडेंट्स होंगे, दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक इनके यूनिट्स ढूंढेगा, यूनिट्स को फिर स्प्लिट करेगा बेस यूनिट्स में और फिर बेस यूनिट्स के लिए डायमेंशन ढूंढेगा, फाइंड करेगा। तो ये काफ़ी लेंथी है, परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी दोनों के यूनिट्स से बेस यूनिट्स में स्प्लिटिंग और फिर डायमेंशन फाइंड करना, इट टेक्स टू मच टाइम। लिहाजा डायरेक्ट रिलेशन याद रखें। ये दरअसल मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है। आप जानते हैं आपके बुक में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इट्स द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, जैसा कि आप जानते होंगे। और हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड पे C है और राइट साइड पे होता है 1 over अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। हमें राइट साइड का डायमेंशन चाहिए, बट हम ये भी जानते हैं कि राइट साइड का डायमेंशन हमेशा इक्वेशन के लेफ्ट साइड के डायमेंशन के सेम होता है। लिहाजा आपको इसका डायमेंशन चाहिए, इसके लिए आप सिर्फ C का डायमेंशन देखें और C स्पीड है और स्पीड का डायमेंशन होता है LT-1। लिहाजा इतना बड़ा डायमेंशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको इक्वलाइज करें टू द लेफ्ट साइड डायमेंशंस इन द मैक्सवेल्स फोर इक्वेशन, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका डायमेंशन है LT-1। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इन द सेकेंड क्वेश्चन इज M0 LT-1। इसमें है ऑप्शन C, दैट इज M0 यानी M नहीं है, L है और T-1 है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। लेट अस टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन अ कंडक्टिंग पीस मस्ट जनरेट। सिंपल आइडिया ऑफ द क्वेश्चन है कि फर्ज करें एक कंडक्टिंग पीस है, लेट अस सपोज इट इज अ कंडक्टिंग पीस, इट्स अ कंडक्टिंग पीस और इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस हो गया, इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस हो गया। तो आप ये बताएं कि इससे रिजल्ट में आउटपुट में क्या मिल सकता है, मस्ट जो मिलेगा वो बता दें। सिंपल बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि फ्लक्स में क्या हो गया है, चेंज। और फैराडे लॉ कहता है कि जहां फ्लक्स में चेंज होगा वहां ईएमएफ पैदा होगा।
इसका मतलब है कि ईएमएफ का पैदा होना तो लाजमी है। फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये ईएमएफ करंट भी पैदा कर सकता है, लेकिन करंट का पैदा होना लाजमी नहीं है, बल्कि करंट का पैदा होना ऑप्शनल है। वाई? क्योंकि ईएमएफ डज नॉट रिक्वायर क्लोज्ड लूप। ईएमएफ ओपन कंडक्टिंग सरफेस में या क्लोज्ड कंडक्टिंग सरफेस में या लूप में या सर्किट में या स्ट्रेट कंडक्टर में पैदा हो सकता है, लेकिन करंट डिमांड्स क्लोज्ड लूप। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि क्लोज्ड लूप है, कंडक्टिंग पीस है, और कंडक्टिंग पीस इज नॉट अ क्लोज्ड लूप जिसमें करंट पैदा नहीं होता। लिहाजा यहाँ बेस्ट ऑप्शन होगा ईएमएफ, क्योंकि जहाँ चेंज इन फ्लक्स होगा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, वहाँ ईएमएफ ज़रूर पैदा होगा। अब अगर क्लोज्ड पाथ अवेलेबल है तो करंट भी पैदा हो जाएगा, लेकिन अगर क्लोज्ड पाथ अवेलेबल नहीं है तो फिर करंट पैदा नहीं होगा। लिहाजा द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, नेट पोटेंशियल। ऑप्शन सी इन क्वेश्चन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is for a working transformer. Okay, the number of turns in secondary is 5 times the number of turns in primary. The output signal is 100 volt. What will be the input signal? क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में है कि आपको ट्रांसफार्मर मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है that we have a transformer. हमारे पास ट्रांसफार्मर है और ये कहा है कि NS जो है वो NP के 5 टाइम्स है। NS is 5 times of NP। और मजीद कहा गया है कि अगर फर्ज करो अगर VS जो है वो 100 वोल्ट हो तो बताओ कि VP कितना होगा, इस ट्रांसफार्मर का VP कितना होगा। एक तो सोल्यूशन है कि आप इक्वेशन यूज करो कि VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP, वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज को इस तरफ ले आओ, नेट वैल्यू मालूम करो। थोड़ा लेंथी है, इट विल टेक 2 मिनट्स, लेकिन अगर आप लॉजिकली सॉल्व करो तो इट विल टेक 10 सेकेंड्स। क्या मतलब, कैसे? आप सब जानते हैं कि इन ट्रांसफार्मर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ये रिलेशन सब जानते हैं। इसका मतलब है कि जहां जैसे टर्न्स वहां वैसा वोल्टेज। फिर से रिपीट करूं, जहां जैसे टर्न्स वहां वैसा वोल्टेज। सो जहां टर्न्स 5 टाइम्स ग्रेटर वहां वोल्टेज 5 टाइम्स ग्रेटर, और जहां टर्न्स 5 टाइम्स स्मॉलर या लेस वहां वोल्टेज 5 टाइम्स लेस। और करें, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में 5 टाइम्स ज़्यादा है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी जो है ये 1/5 है। अगर ये इसके 5 टाइम्स है तो ये इसके 1/5 टाइम है। अगर हमसे ये वोल्टेज मांगा होता तो हम 5 टाइम्स ज़्यादा लेते, क्योंकि इसके टर्न्स 5 टाइम्स ज़्यादा है, पर हमसे ऐसा वोल्टेज मांगा है जिसके टर्न्स 1/5 हैं। लिहाजा हम इधर वोल्टेज भी 1/5 लेंगे, तो 100 का 1/5 मीन यू विल गेट 20 वोल्ट। समझाने में टाइम लगा, लेकिन अगर आप इस रिलेशन को समझते हो और सोल्यूशन ढूंढते हो तो इट विल टेक 10 सेकेंड्स। आप समझ जाओगे कि जहाँ जैसे टर्न्स वहाँ वैसा वोल्टेज। अगर प्राइमरी साइड पे टर्न्स 1/5 ऑफ सेकेंडरी है तो प्राइमरी साइड पे वोल्टेज भी 1/5 ऑफ सेकेंडरी होगा। देयरफॉर द आंसर इज 20 वोल्ट, और आई थिंक इट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 इन द टेस्ट, एंड दैट इज द लॉस इन ट्रांसफार्मर्स आउटपुट इज। ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या है? ईजी करंट है, बिल्कुल है। हीट बिल्कुल है। हिस्टेरिसिस है। इट मीन ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। कीप इन योर माइंड, याद रखिएगा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन के देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉसेज इन ट्रांसफार्मर: ईजी करंट्स, हीट, हिस्टेरिसिस एंड फ्लक्स लीकेज। 4 किस्म के लॉसेज हैं, उनमें से 3 दिए हैं। सो ऑल ऑफ दीज, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। All of these are the losses of transformer. Option D. Question number 6. The mathematical form of maximum power output is. I cannot prove it, but simply बताऊंगा कि भाई पावर जनरल लोगे, जनरल पावर ले रहे हो, सर्किट में जनरल पावर, कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जनरल पावर ले रहे हो। जनरल पावर मीन एनी वैल्यू, मिनिमम से मैक्सिमम के दरमियान अल्टरनेटिंग वैल्यूज ऑफ पावर। सो इसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है EMF स्क्वायर
R of the device divided by, आप शायद जानते भी हैं, R minus R whole square plus 4 times R into R. ये जनरल इक्वेशन ऑफ पावर है. इसमें ऑल वैल्यूज ऑफ पावर एग्जिस्ट करते हैं. इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है और मैक्सिमम वैल्यू देता है, मिनिमम वैल्यू देता है, एनी टाइप ऑफ वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट इन दिस इक्वेशन, जनरल पावर. लेकिन अगर आप मैक्सिमम पावर की बात करोगे तो फिर मैक्सिमम पावर के लिए जो सिंप्लीफिकेशन है बुक में अवेलेबल है, मैक्सिमम पावर आउटपुट सेकेंड चैप्टर का टॉपिक है. इसको सिंप्लीफाई करोगे द इक्वेशन विल बिकम EMF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R. हाँ बिल्कुल, इट इज 4R. ये हमारे पास इक्वेशन है. 4 स्मॉल r भी लिख सकते हो, 4 कैपिटल R भी. ये इक्वेशन मैंने आपको रेफरेंस बता दिया. इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे इसको प्रूफ करना पड़ेगा, बट प्रूफ इज इम्पॉसिबल. देयरफॉर यू हैव टू मेमोराइज द इक्वेशन. The equation for maximum power output is EMF square divided by 4 into small r or capital R, and general power is represented by the equation above mentioned. Next question of the test is question number 7. Question number 7 states that during 2 ampere current for 2 seconds the charge passed 12 B. सिंपल बात है भाई, कंडक्टर से 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है. अगर ये 2 सेकेंड्स तक फ्लो करता रहे तो जो चार्ज होगा वो कितना होगा, चार्ज पास्ट होगा वो कितना होगा. आप जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू IT, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 कूलम. 4 कूलम में जे इसके ऑप्शंस पे एतराज़ है, कूलम में नहीं दिया जाए. अगर आप क्वेश्चन में ट्विस्ट लाना चाहते हो सो फिर इलेक्ट्रॉन में दिया होता, दैट विल बी द बेस्ट वे. याद रखिए, अगर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, इन्होंने जैसा कि दिया है टेस्ट में जैसे आया है कि 2 कूलम, ऑप्शन बी 2 कूलम 1 कूलम, ऑप्शन सी 4 कूलम और ऑप्शन डी 6 कूलम, तो जनाब इसका तो आंसर 4 कूलम ठीक है. लेकिन अगर इसके आंसर ऑप्शंस इस तरह होते कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन सी 4 इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, देन द आंसर विल बी नन ऑफ दीज. क्योंकि इक्वेशन याद रखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑलवेज गिव रिजल्ट्स इन स्टैंडर्ड यूनिट. Electron is a unit of charge but not the standard unit of charge. The SI unit of charge is coulomb. So the result obtained by using this equation will be in coulomb, not in electron. So 4 times of electron is different thing than 4 times of coulomb. I think आप समझ गए हैं. इस वक्त आंसर होगा 4 coulomb. Option C is the correct answer. Let me explain question number 8. Question number 8 is the value of charge, total charge, on 1 electron and 1 proton placed 1 meter apart. सिंपल क्वेश्चन है, बस फर्क ये है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन इधर है और 1 प्रोटॉन इधर है और दोनों के दरमियान 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो आप साहिबान ये बताएं कि टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी. अक्सर यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कहते हैं सर माइनस और प्लस तो कैंसिल करेंगे, सो वी हैव टू कंसिडर 0 कूलम. But keep in your mind the combination of the charges will be 0 if electron and proton are placed together. अगर एक ही जगह में इलेक्ट्रॉन भी हो प्रोटॉन भी हो तो उस जगह में नेट इफेक्ट ऑफ चार्ज 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करेंगे. अब ये एक दूसरे से दूर है और एक दूसरे से दूर होने की वजह से इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहाँ नेट चार्ज कैसे 0 हो सकता है. This net electric field implies that there must be a net charge available. So that's why अगर ये combined form में होंगे तो around the charges जो region है वहाँ आपको electric field नहीं मिलेगा. लेकिन अगर फर्ज कीजिएगा ये 1 meter apart हैं तो फिर you get a net electric field, and net electric field implies that यहाँ पर charge होगा. तो अगर ये together नहीं है so the total charge will be 2 times of 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 इसका और 1.6 × 10⁻⁻19 इसका, क्योंकि इंटेंसिटी को डेवलप करने में इसका चार्ज और इसका चार्ज दोनों रोल प्ले कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई द नेट चार्ज विल बी 2 times of 1.6 × 10⁻⁻19. उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे. और आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है दैट इज आंसर बी, ऑप्शन बी, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 says, what will be the equivalent resistance between points A and C in the given figure? So,
आप फिगर को देखिएगा, ये रेजिस्टेंस R है, इधर आपको रेजिस्टेंस R दिया है, इधर भी एक रेजिस्टेंस R दिया है, इधर भी एक रेजिस्टेंस R दिया है। तो सारे रेजिस्टेंस R है और इस A और इस पॉइंट C के दरमियान आपको नेट रेजिस्टेंस मालूम करना है। तो अगर आप देखो तो A से C तक दो पाथ बनते हैं, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। तो सिंपल हम इस पाथ का रेजिस्टेंस R1 मालूम कर लेंगे, इस पाथ का रेजिस्टेंस R2 मालूम कर लेंगे, और चूंकि दोनों पाथ पैरेलल हैं तो फिर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेंगे, वो हमें नेट रेजिस्टेंस देगा। देखो इस पाथ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस R मीन 2R, और इस पाथ पे R प्लस R मीन 2R। अब नेट रेजिस्टेंस लोगे, नेट रेजिस्टेंस that will be the parallel of the two, therefore 1 over R1 plus 1 over R2, तो net resistance is equal to 1 over 2R plus 1 over 2R। सॉल्व कीजिएगा, आप कहोगे सर 1 over net resistance is equal to 2R, LCM ले ले तो 1 plus 1, 1 over R net is equal to 2 by 2R, ये कैंसिल, इट मीन के नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R, नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R। और इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, 9 नंबर में जनाब ऑप्शन ए ठीक आ रहा है, आपके सामने प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1.6 न्यूटन, व्हाट इज द फील्ड स्ट्रेंथ। तो जनाब आपको चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन साफ दिए हैं और फोर्स की वैल्यू 1.6 न्यूटन है, इंटेंसिटी आप मालूम कर रहे हो, एक ही तो इक्वेशन है, दैट इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स की जगह है 1.6, चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 10⁻⁹, 1.6 कैंसिल हो जाएंगे, और 10⁻⁹ जब ऊपर जाएगा सो यू विल गेट 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। ये इसका करेक्ट आंसर है, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। 10 नंबर में ऑप्शन बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 says that if A is equal to negative del V by del R, where V potential, then A क्या होना चाहिए। तो जनाब सैम्पल गेम खेला है आपके साथ, सैम्पल गेम ये है कि A is equal to minus del V by del R, ये बताओ कि ये A किस चीज़ के को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्लेस कर रहा है। तो आप जानते हो, आपने टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ये है जनाब नेगेटिव, ये है ग्रेडियंट, ये है ग्रेडियंट और ये पोटेंशियल, एंड वी नो दैट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द एक्चुअल इक्वेशन इज E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाय डेल R। तो इन्होंने इसकी जगह A लिखा और कहा A किसको रिप्रेजेंट करता है, सो इट्स रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। 11 में डी आता है। क्वेश्चन नंबर 12 says that unit charges are placed at unit distance apart, okay, in a medium not air, सही, the force between charges will be। क्वेश्चन ये है कि यहाँ भी चार्ज 1 है, यहाँ भी चार्ज 1 है, डिस्टेंस भी 1 है इनके दरमियान, अगर यहाँ एयर नहीं है, यहाँ कोई और मीडियम है, तो बताओ कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ऐसे सॉल्व करोगे, कहोगे सर K 1 1 1 स्क्वायर, इट मीन फोर्स K के बराबर होगा। अब अगर इन्होंने कहा होता कि यहाँ एयर है, तो एयर के लिए K की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, बट इट इज फॉर एयर, तो हमारा आंसर होता 9 × 10⁹। अगर इन्होंने कहा होता कि दे आर प्लेस्ड इन एयर, या कुछ नहीं कहा होता तो भी हम एयर कंसिडर करते हैं। यह आंसर तब होता जब एयर, इन्होंने कंफर्म किया है कि एयर नहीं है, तो इट मीन के फोर्स हमारे पास है K के बराबर, और K की दो बातें हैं, एयर के लिए 9 × 10⁹ है, और एयर ना हो कुछ और हो तो फिर 9 × 10⁹ से कम होता है। चूंकि इन्होंने कहा है कि मीडियम है, एयर नहीं है, सो देयरफॉर द आंसर विल बी लेस देन 9 × 10⁹ द आंसर विल बी लेस देन 9 × 10⁹, और इसमें ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसको डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 says that the net force on charge in the mid will be what if charges are equal। फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, एक सरफेस है, इधर पॉजिटिव चार्ज दिया है, इधर पॉजिटिव चार्ज दिया है, इधर नेगेटिव।
आपसे कह रहे हैं कि ये बता दीजिए कि इस दरमियान वाले चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा। अगर चार्जेस इक्वल हैं, इक्वली प्लेस्ड हैं, फिगर के मुताबिक इक्वली प्लेस्ड हैं, अगर इक्वली प्लेस्ड इक्वल चार्जेस हो तो फोर्स इक्वल होते हैं। अगर फोर्स की वैल्यूज इक्वल है तो नेट फोर्स का डिसीजन डायरेक्शन करता है। इफ टू फोर्सेस आर इक्वल इन वैल्यू बट अपोजिट इन डायरेक्शन, नेट फोर्स इज जीरो। बट इफ टू फोर्सेस आर इक्वल in magnitude and same in direction, then the net force will be double of its magnitude. यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इट मीन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स में ये डबल हो जाएंगे एंड हिंस द करेक्ट आंसर इज दैट नेट फोर्स विल बी F plus F, मीन द आंसर इज 2F. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14. Let us entertain question number 14, and what it is that volt per meter is the unit of what? Volt per meter is the unit of what? It is the unit of intensity. It is the unit of intensity. आप कहोगे सर कैसे? तो इतना तो जानते हो ना कि intensity is equal to force per unit charge. Therefore, the unit of intensity is Newton per coulomb. अगर मैं मीटर से मल्टीप्लाई करूँ, मीटर से डिवाइड करूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप जानते होंगे कि न्यूटन इंटू मीटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय जाउल पर कूलम इंटू मीटर, बट जाउल पर कूलम रिप्रेजेंट्स वोल्ट और पर मीटर अपनी जगह पे, सो वोल्ट पर मीटर इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 says that 12 volt potential upgraded an electron. Upgraded mean एनर्जी देना, एनर्जी के वैल्यूज में इंक्रीज आना. अपग्रेडेड मीन एनर्जी के वैल्यूज में इंक्रीज आना. सो 12 वोल्ट पोटेंशियल अपग्रेडेड एन इलेक्ट्रॉन. 12 वोल्ट के पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी या उस पर वर्क किया. अपग्रेडेड मीन उस पर वर्क किया. व्हाट विल बी द वर्क डन परफॉर्म? तो जनाब क्वेश्चन नंबर 15 में चार्ज का किरदार इलेक्ट्रॉन निभा रहा है. वोल्टेज आपको दिया है 12 वोल्ट. आपसे कहा जा रहा है कि बताइएगा वर्क की वैल्यू क्या होगी. एक ही इक्वेशन है कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय चार्ज, or we can say that work is equal to voltage, charge into voltage. चार्ज इस तरफ ले जाइए, वैल्यूज पुट कीजिएगा. मैं वर्क की वैल्यू मालूम कर रहा हूँ. चूंकि इन्होंने मुझे चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन दिया तो मैं ई तो लिखूंगा, और मुझे वोल्टेज की जगह मिला है 12 वोल्ट. मुझे वोल्टेज की जगह मिला है 12 वोल्ट. मैं इसको एडजस्ट करूंगा इस तरह कि वैल्यू पहले लिखता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में. 12 पहले लिख दीजिएगा और ई के साथ क्या लिख के? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So the simple answer of the question is that the work performed will be 12 electron volt. The work performed will be 12 electron volt, and the answer of this question is what it is? 12 electron volt. Option B. Option B is correct. Question number 16. It says that two conductors are of same nature, same length. Length भी same है, nature भी same है, और आगे देखिएगा कहा है टेम्परेचर भी सेम है. सिर्फ उनके एरिया में फ़र्क है, और एरिया में इस तरह फ़र्क है कि एरिया 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया 2. एरिया 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया 2. बताओ कि सेम पोटेंशियल पर इनके रेजिस्टेंस का कहा है, रेशो ऑफ रेजिस्टेंस. हाँ, कहा है कि इनके रेजिस्टेंसेस का रेशो क्या होगा. व्हाट विल बी द रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेस? भाई लेंथ सेम है, निकल गया कैलकुलेशन से. नेचर सेम है, वी विल नॉट इन्वॉल्व इट इन कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन. Temperature same है, we will skip the variation of resistance with temperature. The only area is the only factor which we have to entertain to solve this question is area, because area is variable in this case. अब solve कैसे करेंगे? Simple बात है. Resistance is inversely proportional to area. What this relation means? This relations mean कि जो रेशो एरिया का होगा उसका उल्टा रेशो रेजिस्टेंस का होगा. बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन, इसका मतलब है कि जो रेशो एरिया का होगा उसके उल्टा रेशो रेजिस्टेंस का होगा. सो इट मीन कि आपने रेजिस्टेंस का रेशो मालूम करना है, बजाय इसके कि आप रेजिस्टेंस के वैल्यूज ढूंढे और रिलेशंस ढूंढे और वैल्यूज और इक्वेशन और इसको रीअरेंज करें. द सिंपलेस्ट फॉर्म इज इस इक्वेशन से एरिया का रेशो मालूम करो और उसको उल्टा ले लो, वही रेजिस्टेंस का रेशो होगा. तो जनाब एरिया का रेशो बनता है एरिया 1 बाई एरिया 2 इज इक्वल टू, एरिया 2 इस तरफ आएगा तो 4 आता है, 4 के नीचे 1 लिखा जा सकता है. सो इफ
the ratio of areas is 4:1, then because of this inverse relation the ratio of resistances will be ulta, matlab 1:4, and the correct answer is option B is correct. Question number 16, option B correct है. Question number 17 क्या कह रहा है? The phase angle between current and voltage in RLC series AC circuit when current is maximum. आसान क्वेश्चन है, अल्फाज चेंज है, कई बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस, आपके सामने आ चुके होंगे. जब करंट मैक्सिमम है इट मीन के सर्किट रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में करंट और वोल्टेज फेज में होते हैं, और फेज का मतलब है कि एंगल 0 डिग्री होगा. सो मैंने जो एक्सप्लेनेशन की वो ये है कि मैक्सिमम करंट implies that the circuit is in resonance, or resonance implies that current and voltage are in phase, and in phase means that the angle between या phase angle between them will be 0 degree. Hence the answer of the question is option A. मेरे ख्याल में option हाँ A. Question number 18. We are dealing question number 18 this moment. The negative effect of generator is called. भाई negative effect of generator है तो ये EMF नहीं होता, क्योंकि generator से हम EMF लेते हैं, ये हमें देता नहीं है. So back EMF नहीं है, it is back motor effect. बस ये याद रखिएगा. नेगेटिव में लिख लेता हूँ इस तरह कि नेगेटिव इफेक्ट ऑफ जेनरेटर्स, इसके दो नाम हैं जनाब. इट इज आल्सो कॉल्ड बैक मोटर इफेक्ट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड काउंटर टार्क. इट इज आल्सो कॉल्ड काउंटर टार्क. तो ऑप्शन में बैक मोटर इफेक्ट मौजूद है, ऑप्शन बी ठीक होगा. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन बी. 19 क्या है जनाब? 19 है कि द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाज अरेस्टेड. ये भी आप जानते हैं, अरेस्टेड वाज द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज अ रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट. ठीक है. इफ एंगुलर स्पीड इज डबल्ड द चेंज इन ईएमएफ विल बी. सिंपल क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एसी जनरेटर. क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एसी जनरेटर. अब पोटेंशियल का फार्मूला याद करो. सो आप कहोगे सर हमने पढ़ा था कि एसी जनरेटर से पैदा होने वाला पोटेंशियल नवाब साहब के इक्वल होता है NWAB. तो इफ इट इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम जनरेटर, अगर इसमें वेरिएबल आपसे मांगू तो क्या होगा? कहोगे सर जब जनरेटर के एक कॉइल में एक बार टर्न्स ले ले तो फिर हम ना उसको कम कर सकते हैं ना ज़्यादा. इट मीन इट इज द फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर जनरेटर. एक बार कॉइल का एरिया सेलेक्ट कर लिया, यानी इतना कॉइल लगाया या इतना कॉइल लगाया, दोबारा तो आप उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो, लिहाजा एरिया भी फिक्स्ड है. इसको जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा तो ये नहीं हो सकता कि बार बार खोल के मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें. इट मीन ये तीन तो वेरिएबल चीज़ें हैं, सॉरी फिक्स्ड चीज़ें हैं. तो द ओनली वेरिएबल थिंग इज ओमेगा. आप कॉइल को स्लो भी घुमा सकते हो बाहर से, आप इसको तेज भी घुमा सकते हो. इट मीन के पोटेंशियल फ्रॉम जनरेटर ओनली डिपेंड्स अपॉन द एंगुलर स्पीड. इट मीन अब कहना आसान है, अगर इट ओनली डिपेंड्स अपॉन एंगुलर स्पीड तो जैसा जो कुछ ओमेगा के साथ होगा वैसा वही कुछ पोटेंशियल के साथ होगा. नाउ कम टू द स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट सेज दैट ओमेगा इज मेड डबल्ड. सो इफ इट इज मेड डबल्ड इट मस्ट बी मेड डबल. ये भी डबल हो जाएगा. तो अगर ये 10 था तो 20 बन जाएगा. द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 20 वोल्ट. आई डोंट नो किस ऑप्शन में है 20 वोल्ट. 20 वोल्ट है जनाब आपके बी में. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर कॉइल इज 5 पाई हर्ट्ज. व्हाट विल बी इट्स एंगुलर स्पीड? तो जनाब एंगुलर स्पीड होता है 2 पाई एफ. सब जानते हैं. आपको कहा गया है कि 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई. फ्रीक्वेंसी की जगह आप 5 और पाई लेने. इन्होंने दिया है कि फ्रीक्वेंसी 5 और पाई है, तो एंगुलर स्पीड कितना बनता है? पाई पाई कैंसिल एंड 2 5s आर 10 रेडियन पर सेकेंड. द करेक्ट आंसर इज 10 रेडियन पर सेकेंड.
और ये 10 रेडियन पर सेकंड कहाँ वाक़या है? ये है जनाब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड बाय या इन। सेल्फ इंडक्शन में इंडक्टर नहीं हिलता, स्टैटिक है। म्यूचुअल इंडक्शन स्टैटिक है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, स्टैटिक है। द ओनली एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटर, क्योंकि इसका कंडक्टिंग कॉइल रोटेट करता है, वो रेस्ट में नहीं होता। हिंस इन 22nd क्वेश्चन इट इज generator. Generator mean option D is correct. Question number 23. Question number 23 क्या है? Question number 23 है हमारा कि the ratio of input and output powers for transformer practically is. Simple बात है भाई। Theoretically तो हम equal लेते हैं because we ignore losses in theory. तो अगर इन्होंने थ्योरेटिकल कहा होता तो इनपुट एंड आउटपुट पावर आर इक्वल, तो रेशो 1 होगा। लेकिन प्रैक्टिकली इनपुट पावर ज़्यादा होता है, आउटपुट पावर कम होता है बिकॉज ऑफ लॉस। देयरफॉर पावर इनपुट डिवाइडेड बाय पावर आउटपुट, प्रैक्टिकली अगर ये ज़्यादा है और ये कम है क्योंकि लॉस हो जाता है तो हमें आउटपुट कम मिलता है। सो द आंसर विल बी ग्रेटर देन 1। द आंसर विल बी ग्रेटर देन 1 because practically there are losses, 4 types of losses in transformer. What are those? थोड़ी देर पहले ही बताया, फ्लक्स लीकेज, हीट, हिस्टेरेसिस और ईडी करंट्स। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, द लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो डिराइव है वो क्या क्या है? लेंज लॉ भी है, जानते हैं, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी है, ये भी ठीक है। द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। Question number 25. The ratio of NS and NP for transformer is 0.5. Okay? हाँ मेरे भाई, तो हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। We have a transformer such that NS by NP is 0.5. ठीक है? आपसे कह रहे हैं कि what is the ratio of IS and IP? अब फिर वही बात करूंगा, लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन वोल्टेज और टर्न्स पे था, ये करंट और टर्न्स पे है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर करके मालूम करेंगे, वो ठीक कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन 2-3 मिनट लगा भी देंगे। और आप जानते हो कि द गेम इज नॉट बेस्ड ऑन हाउ मच यू नो, बट आल्सो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हाउ फास्टली यू कैन डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, मतलब आप कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। The game also based on time taken. Therefore, logically solve करें बजाय इसके केस को step wise solve करें। हमारे पास relation है that current is inversely proportional to number of turns. जहाँ टर्न ज़्यादा होंगे वहाँ करंट कम होगा, और जहाँ टर्न्स कम होंगे वहाँ करंट ज़्यादा होगा। इक्वेशन भी आप जानते हो, लेकिन मैं इक्वेशन से सोल्यूशन नहीं करना चाहता, want to specify it logically. So करंट और टर्न्स बेस्ड क्वेश्चन है फॉर ट्रांसफार्मर, इट इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मीन कि जो रेशो नंबर ऑफ टर्न्स का होगा, सुनिएगा प्लीज, जो रेशो नंबर ऑफ टर्न्स का होगा उसका उल्टा रेशो करंट का होगा। आप समझ गए हो? इट मीन कि इन्होंने आपको नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो दिया है NS by NP 0.5, मैं इसके नीचे 1 लगा सकता हूं ना? यस। देयरफॉर अगर ये लोग मुझसे करंट का रेशो मांग रहे हैं IS by IP, तो ये इसके उल्टा होगा, तो 1/0.5 होगा, और 1/0.5 को आप सॉल्व करें, द आंसर इज 2। आंसर 2 आता है, 0.5 पे 1 को डिवाइड करें, यू विल गेट 2। सो देयरफॉर ये है हमारे पास ऑप्शन 2, सॉरी आंसर 2, ऑप्शन पता नहीं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 था, ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन बी ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। Want to explain question number 26? What is it? Question number 26 is, what is the dimension of BLV? B magnetic strength, L length और V speed. आपसे कह रहे हैं कि BLV का डायमेंशन बता दो, तो बजाय इसके कि डायमेंशन मालूम करो, इक्वेशन को ट्रेस करो। आप जानते हैं कि ये इक्वेशन हमने मोशनल EMF में पढ़ा था, और हम जानते हैं कि इक्वेशन था EMF इज इक्वल टू BLV, तो इसका डायमेंशन विल मैच EMF डायमेंशंस, एंड EMF इज एक्चुअली व्हाट?
it is actually a voltage. Therefore the answer of question number 26 is voltage. ऑप्शन देखते हैं, अगर वोल्टेज ना हो फिर मालूम करेंगे। 27 में है हमारे पास 26, हाँ इसमें वोल्टेज है, ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, अल्टरनेटिंग करंट इज I इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी। 27 में है कि अल्टरनेटिंग करंट 100 टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी है। आप लोग इसका RMS वैल्यू मालूम करो। व्हाट विल बी द RMS वैल्यू? कंपेयर इट विद द इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन I नॉट साइन ओमेगा टी। द कंपेरिजन इम्प्लाइज कि I नॉट की वैल्यू 100 है, I नॉट इज इक्वल टू 100। सो इफ यू वांट टू फाइंड RMS वैल्यू, आई थिंक आप सब जानते हैं दैट RMS वैल्यू इज इक्वल टू क्या है जनाब, 0.707 ऑफ I नॉट। इक्वेशन आप जानते होंगे, वैल्यूज पुट कीजिएगा तो 0.707 इंटू 100 you will get 70.7 ampere. It is the value of RMS value of current. It is the RMS value of current. Question number 28. 28 question है पावर फैक्टर फॉर RLC सीरीज सर्किट एंड रेजोनेंस। सिंपल बात है जनाब, पावर फैक्टर मांगा है। पावर फैक्टर असल में होता है cos ऑफ फाई, लेकिन इन्होंने रेजोनेंस कहा है, तो रेजोनेंस का मतलब है कि फाई की वैल्यू आप लोग ये 0 डिग्री। अब देखिए, अगर हम 0 डिग्री ले लें तो cos ऑफ 0 इज द पावर फैक्टर, और इससे 1 भी आता है तो 1 इज आल्सो द पावर फैक्टर। एट रेजोनेंस द पावर फैक्टर इज cos ऑफ फाई और इट इज 1। तो इट मीन ऑप्शन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 था, 1 भी है, लेस देन 1 है, और cos ऑफ 0 है, और नॉन ऑफ दीज। एनी हाउ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 में उन्होंने कहा है कि पावर फैक्टर ना हो, तो 1 तो पावर फैक्टर है, वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस, और cos ऑफ 0 भी पावर फैक्टर है, हम ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि पावर फैक्टर क्या होगा, उन्होंने कहा कि क्या नहीं होगा, लेस देन 1 नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन बी आता है, लेस देन 1 पावर फैक्टर नहीं होता इन रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू बाई डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू कैपेसिटर and alternating current cannot flow through inductor. क्यों? Because inductor is based on electromagnetic induction and capacitor works on electric field. The correct answer is inductor. Inductor play the role of resistance for alternating currents. Question number 30, इसमें क्या है कि force between 10 coulomb and 8 coulomb observed as F. एक तरफ 10 coulomb है, दूसरी तरफ 8 coulomb है, इनके दरमियान फोर्स F है। फिर कहा है कि 10 अपनी जगह पे लेने, अगर इसके साथ हम -4 मिला दें तो +8 और -4 मिलकर क्या बन जाते हैं, 4। तो अब बताओ कि फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 10 8s are 80 बनता है, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 10 4s are 40 बनता है। तो आप खुद देख लें कि ऐसा करने से कि इसके साथ -4 8 करने से प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या हो गया, हाफ हो गया। और आप जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हाफ हो चुका है तो फोर्स भी हाफ हो जाएगा, एंड द न्यू आंसर विल बी F/2, और F/2 कैन बी रिटन एज, हम लिख सकते हैं 0.5 टाइम्स F। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, अ प्रोटॉन एक्सेलरेट बाय पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट द काइनेटिक एनर्जी विल बी। आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जनरल इक्वेशन है, 2 जगहों पे आपने पढ़ा है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज से भी आता है, और काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, चेक करें वहाँ भी आपने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लेकिन हमने यहाँ वोल्टेज से उठाया है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, चार्ज की जगह प्रोटॉन है तो मैं प्रोटॉन लिखूंगा, और पोटेंशियल की जगह 10 वोल्ट है तो मैंने 10 वोल्ट लिखा। प्रोटॉन का चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, सब जानते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 वोल्ट। इट मीन मैं 10 को आगे लिख सकता हूं और EV कंबाइन लिख सकता हूं। द आंसर इज 10 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हिंस द काइनेटिक एनर्जी गेन विल बी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D. Question number 32. Question number 32 states that a medium of electric constant is 2. A medium of dielectric constant 2 है। The correct relation for forces between charges in air and medium is,
तो जनाब इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 32 इधर सॉल्व करते हैं। 32 में है कि अगर फर्ज करो हमारे पास एक मीडियम है और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर और फोर्स बिटवीन चार्जेस इन दिस मीडियम का रिलेशन क्या होगा। हम जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर डिवाइड बाय फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। इसको इस तरफ लिया, इसकी जगह 2 पुट करें तो 2 इन्होंने दिया है, और एयर की जगह फोर्स एफ एयर और मीडियम की जगह फोर्स एफ मीडियम। इसको इधर ले आए तो इट मीन फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर इज इक्वल टू डबल ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। ये हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है इस रिलेशन का, और ऑप्शन बी इसमें भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें क्या है, ए इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट। आप बताएं ए इप्सिलॉन नॉट गिवन ऑप्शन में किसकी इक्वल आता है। तो भाई अगर सॉल्व करोगे तो 10 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। आसान तरीका है कि कोई इक्वेशन याद करो जिसमें ए इप्सिलॉन नॉट एक साथ आए हों, और हम जानते हैं कि वो कैपेसिटेंस का इक्वेशन है ए इप्सिलॉन नॉट बाय डी। सो इट मीन हमें इसकी वैल्यू चाहिए, डी को इस तरफ ले आए तो सी डी इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ इप्सिलॉन नॉट, तो ये बराबर है प्रोडक्ट ऑफ सी एंड गैप बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है that Wheatstone bridge is used to find resistance। हर बंदा जानता है the working equation of Wheatstone bridge is R4 is equal to R1 R2 I think R2 R3 by R1 कुछ इस तरह है, नंबरिंग आप चेक करें। R4 is equal to R2 R3 by R1 I think यही है। सो ये रेजिस्टेंस के लिए है ना, तो इट मीन Wheatstone bridge is used to find unknown resistance। ऑप्शन है इसका 34 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 35 और वो है द वैल्यू ऑफ नेट करंट थ्रू अ जंक्शन इज इन कॉम्प्लेक्स सर्किट इज। भाई आप सिंपल जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ चार्ज कहता है कि जंक्शन में जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। सो इट मीन के जंक्शन पे चार्ज का स्टे या नेट चार्ज कितना रहेगा, 0। सो जहां नेट चार्ज 0 वहां नेट करंट 0। करंट इज बेस्ड ऑन नेट चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स कि जितना चार्ज आया उतना चला गया, सो नेट चार्ज इज 0, देयरफॉर नेट करंट इज 0। द नेट करंट थ्रू जंक्शन इज 0। दूसरा लॉजिक ले लेते हैं, नेट चार्ज रहने दें, कंफ्यूज हो जाता है बंदा। सिंपल बात करते हैं किरचॉफ करंट लॉ की। किरचॉफ करंट लॉ स्टेट्स कि जंक्शन में आने वाले करंट पॉजिटिव लिया करो और जाने वाले करंट नेगेटिव लिया करो, तो नेट मीन दोनों का एडिशन करो। और ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि आने और जाने वाले करंट इक्वल होंगे, तो अगर एक -10 होगा तो दूसरा +10 होगा, तो एडिशन नेट करंट विल बी 0। किरचॉफ करंट लॉ से भी आप इसको 0 डिक्लेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36, अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट करंट इन अ पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला वेल अफेक्टेड बाय फोर्स। सारा डेटा ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने पैरेलल का लफ्ज देखा तो आप समझ जाओगे कि एंगल क्या होगा, 0। और फोर्स ऑन वायर इज ILB sin of theta when theta is 0 degree, sin 0 is 0, so everything will become 0. The answer of this question is 0 Newton and option A is correct. Question number 37, the ratio of work done on proton and alpha particle projected simultaneously in magnetic field. Let us suppose यहाँ पर एक magnetic field है और हमने एक साथ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल फेंके, तो दोनों पर जो वर्क होता है उनका रेशो क्या होगा। कुछ स्टूडेंट्स वर्क तलाश करेंगे, वो तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कुछ कहेंगे कि दोनों पर वर्क नहीं होता, तो उनके जहन में है कि जब दोनों पर वर्क की वैल्यू सेम है तो सेम चीज़ों का रेशो 1 होता है। याद रखें, बेशक रेशो की वैल्यू 1 आती है, लेकिन अगर ऊपर भी वैल्यू हो नीचे भी वैल्यू हो और वो वैल्यू सेम हो तब 1 आता है। लेकिन यहाँ पर वर्क होता ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर फोर्स से वर्क 0 होता है। लिहाजा ऊपर वैल्यू नहीं 0 है, नीचे भी 0 है, तो सिर्फ सेम होने से 1 नहीं आता। सिर्फ सेम की कंडीशन ठीक है लेकिन वैल्यू तो नहीं है ना, लिहाजा 0/0 इज एक्चुअली 0। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ 1 लेंगे लेकिन एक्चुअली 0 है, बिकॉज सेम चीज़ों का रेशो तब 1 होता है जब उनकी कोई वैल्यू हो। जब वैल्यू हो ही ना तो 0/0 इज ऑलवेज 0। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा परमिबिलिटी यूनिट इज, द यूनिट ऑफ परमिबिलिटी क्या है। क्वेश्चन नंबर 38,
वी आर सर्चिंग द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। इक्वेशन ले आओ जिसमें परमेबिलिटी यूज हो रहा हो। तो मुझे एक इक्वेशन याद आ रहा है सॉलिनाइड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आई कैन राइट म्यू नॉट इज इक्वल टू B डिवाइड बाय आई, लिख सकता हूँ। मैंने एन भी लिख सकते हो बिकॉज एन है नीचे, एन है। इससे आसान दूसरा ले लेते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये इजी है, उससे भी होता है लेकिन इससे इजी होगा, वहाँ स्मॉल एन आपको कंफ्यूज करेगा। देयर इज एल, एनी हाउ म्यू नॉट आई है, इसका यूनिट ढूंढना है। 2 पाई का कोई यूनिट नहीं होता। आर इस तरफ ले आओ तो बी आर, आई इस तरफ ले आओ डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू म्यू नॉट। बी का यूनिट टेस्ला है, आर का यूनिट मीटर है और करंट का यूनिट एम्पेयर है। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको टेस्ला को रिप्लेस करना होगा। मीटर और एम्पेयर तो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है, उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते हो। रिप्लेस करोगे, मजीद स्प्लिट करोगे तो टेस्ला को कर सकते हो। अब आप जानते हैं कि म्यू नॉट का जो यूनिट हमारे पास आया है टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार कि ये तो नहीं, टेस्ला के फॉर्म में नहीं है, टेस्ला वेबर लिखा है, गलत है। अब वेबर में चेंज करना है। तो आप ये भी जानते होंगे कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, इट मीन वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेस्ला। यानी हम टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वेबर मीटर अपनी जगह पर और नीचे एम्पेयर अपनी जगह पर, और ये जो मीटर स्क्वायर है नीचे आ जाएगा तो मीटर मीटर कैंसिल, इट मीन वेबर पर एम्पेयर इंटू मीटर। ऑप्शन ए ठीक है, बिल्कुल इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है जनाब? R1 10 ओहम है, ओके, R2 100 ओहम है। अगर हम दोनों से एमीटर बनाएंगे तो रेंज किसका ज्यादा होगा? सो भाई आप जानते हैं कि द रेंज ऑफ एमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यूज्ड। जो शंट रेजिस्टेंस आप यूज कर रहे हो उसके साथ रेंज इनवर्सली है, मतलब जितना शंट रेजिस्टेंस कम उतना एमीटर का रेंज ज्यादा, और जितना शंट रेजिस्टेंस ज्यादा उतना रेंज कम। देयरफॉर R1 कम है तो रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर R1 and I think answer of the question is option A. Last question of the test 40. What is the net capacitance in given figure? इस फिगर में नेट कैपेसिटेंस क्या है? तो जनाब पहला कैपेसिटेंस C, इसके साथ दूसरा कैपेसिटेंस भी C, इनके साथ सीरीज में एक और C। ये फिगर है, पहले इनका पैरेलल ले लो, उस कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड होते हैं तो ये C प्लस C आपको क्या देंगे? 2C। यहाँ पर टोटल 2C होगा। अब इन दोनों का सीरीज ले लो तो 1 ओवर नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 ओवर 2C प्लस 1 ओवर C। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2C LCM है तो 1 प्लस 2, इट मीन द नेट आंसर इज आपको मिलेगा 1 ओवर C प्राइम इज इक्वल टू 3 बाई 2C। रीअरेंज करोगे द आंसर इज 2C बाई 3। इट इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन फिगर। ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन डी ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।